चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जो 1919 का रिफॉर्म जो आया था वो किस चीज़ के लिए आया था? पहली बात, इंडिया के पास उतना पैसा नहीं बचे था कि वो आगे कुछ कर पाए। उसका डिफिसिट बढ़ रहा था, उसका सब्सिडी बिल बढ़ रहा था, उसका डिफेंस और डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ रहा था। लेकिन ये बढ़ क्यों रहा था ये चीज़? क्योंकि ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑयल क्यों बढ़ा था? गल्फ वार, 1990 का गल्फ वार के लिए। ये खाड़ी एरिया है जो इराक, कुवैत, ईरान, ये जो एरिया होता है ना, गल्फ एरिया होता है जहाँ से तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, ये वही जगह है इधर। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। ये जो इराक, ईरान वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, उधर एक गल्फ एक जगह है, उसका नाम गल्फ नहीं है, वो एक गल्फ है, उधर वार हुआ था, इसीलिए उसका नाम पड़ा 1919 का गल्फ वार। क्यों पड़ा था? इराक और कुवैत की लड़ाई। इराक ने कुवैत के ऊपर लड़ाई कर दिया था क्योंकि कुवैत के ऊपर वो कर्जा था, मतलब कुवैत से उसने कर्जा लिया था, लेकिन वो चुकाने के लिए नहीं था, मतलब वो चुका नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर हमला कर देते हैं, और वो उधर रुका भी नहीं। इसका बहुत बड़ा कहानी है पूरा। जो वार जो हुआ था, इसी के चलते पेट्रोल का रेट भी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। बहुत सारे इंडियन लोग जो उस ऑयल कंपनी में काम करते, ऑयल कंट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों को निकाला गया। तो आर्थिक तंगी तो पूरा हर जगह चल रही थी। तो इंडिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा, आगे देखो। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, इतना इतना चीज़ हुआ था। तो इसके चलते क्या हुआ, इंडिया को कर्जा चाहिए था, इंडिया को कर्जा भी नहीं मिला। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, मदद मांगा। देखो पहले ये थोड़ा बताता हूँ। सिर्फ 3 हफ्ते का ही सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचा था, शॉर्ट टर्म डेब्ट अभी नहीं दे पा रहे थे, और इसी के कारण भरोसा की कमी होने लगा था इंडिया के ऊपर कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये फॉरेनर लोग जो करते हैं ना, FDI वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने क्या किया, 79 टन गोल्ड को गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में। IMF से लोन लिया, उसने LPG का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी किया, उसने $7 बिलियन का लोन दिया था। 24 जुलाई 1991 को आया था एक नया पॉलिसी, वो जो होता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और उस समय के प्रेसिडेंट नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PV नरसिम्हा राव, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्हें बोला जाता है। और 2024 में इनको भी ये मिला, क्या बोलते हैं, जो भारत रत्न मिला था। चलो आगे देखते हैं। लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज को हटाना और नए उद्योगों को बढ़ावा देना। प्राइवेटाइजेशन, जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना, मतलब उसको बेचना। फिर ग्लोबलाइजेशन, मतलब बाहर की जितने भी कंपनीज हैं उनको आने के लिए इनवाइट करना और उनको बढ़ावा देना कि आप आओ इंडिया में व्यापार करो। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या पड़े? लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, इनइक्वालिटी इन अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब शहरी और ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गया, पैसे के मामलों में, जॉब के मामलों में। ग्रोथ रेट लेकिन कितना हुआ था? 3.5 से जो चल रहा था ना, वो डायरेक्ट 6.5 तक आ गया, समझे। इसमें कुछ कुछ कमेटी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। पहले तो हुआ ये चेलिया कमेटी, इसने टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर दिया, और हाई टैक्स रेट को कम करने के लिए इसने बताया था। सेकेंड, रंगराजन कमेटी, द इनिशियल फ्रेमवर्क फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, इसने ही बोला था कि कैसे करके होगा, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करा जाए PSU का। और लास्ट कौन सा? नरसिम्हन कमेटी, फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स और बैंक में सुधार, रिडक्शन इन CRR SLR,
1991। ये 3 ठो कमेटी जो हुआ हमें अच्छे से थोड़ा मालूम होना चाहिए, चेलिया, नरसिम्हन और रंगराजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवीजन हो जाए, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्ट XIV, आर्टिकल 315 से 323 में आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एडवाइज इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिन मैटर्स। चेयरमैन, 1 चेयरमैन, 8 से 10 मेंबर्स और एक जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, मतलब अपॉइंट होते हैं। मेंबर्स शुड बी सीनियर सिविल सर्वेंट, एकेडमिशियंस, डिफेंस के उच्च अधिकारी और अदर एक्सपर्ट्स। चलो यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 316 क्या बोलता है? उनको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, मतलब अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल 316 क्लॉज 2, 6 ईयर टर्म्स और एज 65, या तो उनका 6 साल का होगा, नहीं तो 65 साल तक ही वो कर पाएंगे। 320, आर्टिकल 320, प्रिसाइड्स ऑल मैटर्स इन यूपीएससी, सारा इनके पास ही कंट्रोल होता है। आर्टिकल 323, एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 317, ओनली फॉर मिसबिहेवियर, नहीं, प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, प्रेसिडेंट उनको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उनको जो समझ लो यार। 317 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है? ओनली फॉर मिसबिहेवियर ग्राउंड, उन्होंने अगर मिसबिहेवियर किया है तभी उनको निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले मामला चलता है और सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा। आर्टिकल 317 क्लॉज 3, ग्राउंड फॉर रिमूविंग मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, मेंटली अनसाउंड, मतलब उनको निकालने के लिए ग्राउंड कौन कौन सा है? पहले तो हो गया मिसबिहेवियर, सेकंड इंसॉल्वेंसी, मतलब उनके पास और पैसा नहीं बचा, और लास्ट मेंटली अनसाउंड, वो फिट नहीं है मेंटली। आर्टिकल 319 ये क्या कहता है? मेंबर कैन बी चेयरमैन, मतलब जो जैसे हमने इधर पढ़ा था ना, एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 8 से 10 मेंबर होते हैं। ये 8 से जो 10 मेंबर होते हैं ना, ये चेयरमैन आगे बन सकते हैं, इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन चेयरमैन का फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, समझे? चलो आगे देखते हैं। 1924 में क्या हुआ था? ली कमीशन ने पीएससी बनाने की सिफारिश की। 1926 अक्टूबर 1 को बना। 1935 में इसका नया नाम आया एफडीएससी, फेडरल, थोड़ा मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका नाम था एफडीएससी, जो 1935 में पड़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ही बना था। फिर 1947 में इसका नया नाम बना यूपीएससी, और 1950 26 जनवरी को इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मिला। आर्टिकल 300 कितना एक है शायद, रुको दिखाता हूँ। हाँ, पार्ट XXI, टेम्पोरारी ट्रांजिशनल कोर्स गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन संविधान के लागू होने के बाद भी अपने कार्य का पालन करेंगे। मैंने नहीं बोला था ना? आर्टिकल 378 378 ये क्या बोलता है कि अभी जो जितने भी हैं ना गवर्नमेंट के, जितने भी अभी चल रहे हैं, वो सब फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, कोर्ट हो गया, कि जो भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया। चलो आगे देखते हैं। यूपीएससी की लिमिटेशन क्या है? ओनली एडवाइजरी, ये सिर्फ एडवाइज दे सकता है, लेकिन ये पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता सारा मैटर को। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नियुक्ति के समय पर दावों पर विचार, टेम्पोरारी और एक्टिंग भर्तियों कराना, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब रिजर्वेशन देना,
सेकंड अपॉइंटमेंट कराना, और थर्ड उन सर्विसेज का क्लासिफाई करना। सिर्फ उतना ही इनका काम होता है अभी के लिए। चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 312 यूपीएससी को नई सर्विसेज बनाने की और परीक्षा कराने की पावर देता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए। और जैसे मैंने ये भी बोला था पहले, आर्टिकल 378, ये चीज़ भी याद रहना चाहिए आप लोगों को, ये एग्जाम में पूछ सकता है। स्टेट पीएससी आर्टिकल 315 से आता है। एसपीएससी और 2 राज्यों के लिए जॉइंट पीएससी बन सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 राज्यों के लिए जॉइंट पीएससी बन सकता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये इनका 6 साल का टर्म होता है, मतलब इनके जो चेयरमैन जो होते हैं, नहीं तो उनको अगर 62 एज अगर होता है तो उनको निकाला जाएगा। राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा चेयरमैन का। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, नहीं गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। जॉइंट एसपीएससी को पार्लियामेंट बनाता है, ना कि गवर्नर। अगर जॉइंट है तो उसे पार्लियामेंट बनाएगा, अगर स्टेट का अगर सिंगल है तो उसे गवर्नर बनाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रोलिंग प्लान 1978-80 का 5 ईयर प्लान जो रसिया से आया था। पहले तो 1951 से चला 1956 तक। उसमें क्या क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए, भाखरा नंगल डैम बना, फिर और कौन कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये ऐसा कुछ बना था जो कि अमेरिका के टेनेसी वैली से इंस्पायर था। फिर हीराकुद डैम बना, और एक और नहीं, थोड़ा याद थोड़ा नहीं आ रहा, उसका मैं थोड़ा बाद में रिवीजन कराऊंगा, मैं खुद भी भूल गया हूँ। ये जो 3 डैम जो बने थे, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया था जवाहरलाल नेहरू ने। और आईआईटी भी फर्स्ट टाइम इसी टाइम ही बना था 1951 में। फिर सेकंड प्लान आया, उसमें क्या हुआ था कि स्टील्स इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को देखा गया। दुर्गापुर में, फिर भिलाई में और राउरकेला में बना। आई थिंक थोड़ा गलत कर रहा मैं, इसका बाद में बनाऊंगा, छोड़ो। अभी सिर्फ रोलिंग प्लान थोड़ा देखते हैं। रोलिंग प्लान 1978 से लेके 80 तक। 1978 में क्या हुआ था, एबोलिशन ऑफ 5th प्लान। जो गरीबी हटाओ जो था ना इंदिरा गांधी का, उसे हटाने के लिए था। ये अनरियलिस्टिक गोल था। क्यों? पूरा गरीबी हटाना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। इसका कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा नहीं बताता, लेकिन आप लोग जानते हो। गोल करेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी, जनता पार्टी का एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना। क्या हुआ था, 5th ये जो 5 नंबर का जो प्लान चल रहा था उसे हटाना था। सेकंड, जितना जितना करेक्शन करना चाहिए, मतलब इंदिरा गांधी ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया था ना इमरजेंसी के चलते, उसको सुधारने के लिए। और लास्ट, एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इसने ध्यान दिया था 1978 में। देखो, इससे थोड़ा सा पहले की स्टोरी बताता हूँ। 1977 में क्या हुआ, इमरजेंसी हट गई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की। 1979 से 5 नंबर का 5 ईयर प्लान को हटा दिया। देखो, 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल चलना चाहिए, लेकिन ये वाला जो 5 नंबर का जो था ना, ये सिर्फ 4 साल ही चला। 1979 में हटना चाहिए, 1978 में ही हट गया। हाँ, उस टाइम को DT लकड़वाला को प्लानिंग कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया उस टाइम में। चलो, फर्स्ट ईयर मतलब ये जो रोलिंग प्लान जो होता है ना, ये 2 साल चला था। पहला प्लान हॉलीडे जो 3 साल के लिए बंद था, अब ये सेकंड रोलिंग प्लान। इसमें क्या होता है देखते हैं।
पहले साल 1978 से 79 में क्या हुआ था? रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बेसिक नीड्स एंड रोड बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ रेट 5.7%। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 1979 से 80 तक मोरारजी देसाई का रिजाइन करना, जनता पार्टी का टूटना, ड्रॉट्स आना मतलब अकाल, ऑयल शॉक ड्यू टू इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इसे आयरनिक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये आगे दिखाता हूँ आपको स्टोरी। जीडीपी 5.2% हो जाना और इंदिरा गांधी का रिटर्न आना और 6 नंबर प्लान का स्टार्ट होना। चलो थोड़ा सा इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन मेन कॉज शाह मोहम्मद रजा पहलवी को शासन से हटाना था और अमेरिका का सहयोगी बनाना था। शिया धर्म गुरु अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी की नेतृत्व की। देखो क्या हुआ था, वो जो राजा जो था उसका बहुत ज़्यादा पूरा चल रहा था सब कुछ। लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो लोग इस्लाम को भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो राजा के विपक्ष जाने लगे। फिर राजा अपना ग्रिड देखता था, मतलब इन लोगों को नहीं देखता था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कुछ करो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखता था। इसीलिए पूरा जनता पूरा इससे पूरा खराब थी। लेकिन जो शिया धर्म के जो धर्मगुरु थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, इन्होंने पूरा नेतृत्व किया था इनका पूरा आयरनिक रिवॉल्यूशन को, और ये इस्लाम रिवॉल्यूशन हुआ था और पूरा ईरान जो है ना उसे पूरा इस्लाम कंट्री घोषित किया गया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और सब कुछ हुआ। इंटरप्ट इन ऑयल प्रोडक्शन 4.8 मिलियन बैरल टू 1.2 मिलियन बैरल। जब ईरान इराक का वार हुआ ना तो क्या हुआ था, 4.8 मिलियन बैरल से लेके 1.2 मिलियन बैरल तक हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा कम गया था पूरा ऑयल का प्रोडक्शन। और ओपीसी कंट्री ने ओपीसी ने इसका बहुत लाभ उठाया। ओपीसी कुछ कंट्रीज का वो एक संघ होता है जो ऑयल बेचते हैं, उन्होंने क्या किया 14, ये थोड़ा साइन मुझे मालूम नहीं शायद, $14 का बैरल को $35 में बेचा, मतलब दोगुने से ज़्यादा रेट में थोड़ा बेचा इन्होंने। थोड़ा नहीं यार, बहुत ज़्यादा है, कहाँ 14 और कहाँ 35। चलो अभी थर्ड हॉलीडे प्लान 1991-1992। हाँ, जैसे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये उन्हीं के टाइम का ही है। इसमें आगे एक ट्विस्ट है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। नेशनल रीजन्स क्या क्या थी? दिसंबर 1989 से 1999। देखो इस टाइम टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर हुए थे। पहले दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 पीएम बीपी सिंह, नवंबर 1990 से जून 1991 तक पीएम चंद्रशेखर, और लास्ट में जून 1991 से 1996 पीएम नरसिम्हा राव। समझे, ये तो हुआ नेशनल रीजन, मतलब टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर एक साथ बदल गए, मतलब इतने कम टाइम में। देखो इंटरनेशनल रीजन में क्या क्या होता है, 1919 का गल्फ वार, 1991 का फॉरेन एक्सचेंज की कमी, उसी साल क्या हुआ लोन एमटी के बराबर था, मतलब बहुत कम था ना, एलपीजी रिफॉर्म्स करना पड़ा। चलो आगे देखते हैं। 1990 से 1991 तक बीपी सिंह एंड चंद्रशेखर ऑपरेशनल कॉस्ट और इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगे रहे, फॉरेन एक्सचेंज बराबर 0। फिर 1991 से 1992 इसमें क्या क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव की एंट्री होती है, गोल्ड को गिरवी रखा गया, लोन लिया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, मनी डिवैल्यूएशन की। फिर आगे आते हैं 8th प्लान 1992 से 1997। प्लान ने एलपीजी को पूरा यूज का, देखो
ये जो 8 नंबर का प्लान जो था ना, ये एलपीजी रिफॉर्म्स को पूरा बढ़ावा दिया और इसे ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। आगे देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव थे इस टाइम 8th प्लान के टाइम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नारा, तो उनका नारा क्या था? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 1993 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया। 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज आया कॉन्स्टिट्यूशन में। जीडीपी टारगेट था 5.6 लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? 6.8। एग्रीकल्चरल टारगेट कितना था? 3.1, एक्चुअल कितना हुआ? 4.1। टोटल टारगेट इनका कितना था? 13.6 लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? 11.5%। आगे देखते हैं। फिर एशियन क्राइसिस भी है थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 1997 इसमें क्या हुआ था? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों ने बहुत लोन ले रखा था। थाईलैंड का फॉरेन एक्सचेंज संभाल नहीं पाया और वो पूरा खराब हो गया। स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट क्रैश हो गया। इन्वेस्टर पैसा निकालने लगे एशिया से, समझे? इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा क्योंकि एशिया के अंदर ही है ना, जितना जो करने से भी। इसका इफेक्ट्स क्या क्या हुआ? लो ग्रोथ, ओनली 5.4%। टारगेट कितना था? 6.5%। एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट, अगर एशिया से अगर माल उठ रहा है तो एक्सपोर्ट भी तो कमेगा, इंपोर्ट भी तो कमेगा ना। हाँ, इंपोर्ट बढ़ सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट तो घटेगा ना, जैसे करके बिजनेस और टैक्स रेवेन्यू में कमी हो गई। तो इससे क्या आया? 9th प्लान 1997 से 2002। इसमें क्या हुआ? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये चीज़ तो मैं भी नहीं समझ पाया, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ही क्यों बोला गया, लेकिन इसका मेन इन्होंने क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा ध्यान दिया, गरीबी हटाने में थोड़ा ध्यान दिया। जैसे इधर लिखा है ना, गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने ध्यान दिया, समझे? 6.5 का टारगेट था लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ? 5.4% में इनका। चलो आगे देखते हैं। रुक जाओ भाई थोड़ा, देखो फिर कितना आया? 1999 का स्टोरी पे आते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आया। एसएचजी को हेल्प से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना। ये जो एसएचजी लोग जो होते हैं, इनको हेल्प से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराना इनका मकसद था 1999 में। और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आया। फिर 2002 में क्या? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई। अन्न अंत्योदय योजना आया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, हेल्थ, एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान दिया गया। लेकिन मेजर चैलेंजेस क्या थे इनके? 1997 का एशियन क्राइसिस, 1999 का कारगिल वार और लास्ट फिजिकल डेफिसिट। थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे होता है और ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, समझे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में बना। 1948 में इसका प्रस्ताव हुआ था लेकिन वो विफल हो गया। लेकिन क्या बना था? GATT, गेट। 1986 से 1994 में क्या हुआ? अर्जेंसी राउंड ITO ने गुड्स और ट्रेड के साथ सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट में ध्यान दी। तो ये जो था ना GATT, गेट, इसने क्या क्या किया? इसने गुड्स के ट्रेड में जो जितना भी सर्विसेज था उसमें भी काम किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी ध्यान दिया और इन्वेस्टमेंट में भी ये ध्यान देने लगा। और फिर आगे क्या हुआ? 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को में 123 देशों ने WTO की स्थापना की और 1 जनवरी 1995 को WTO की
ओहो, 1 जनवरी 1995 में ये पूरा काम में आया, मतलब इसका पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो गया पूरा, और ये पावर पे आ गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और थोड़ा देखते हैं। जानता हूँ 25 मिनट हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी है। दिसंबर 1929 हमने जो लाहौर सेशन पढ़ा था ना, गांधी एरा, लाहौर सेशन, ये सभी का थोड़ा सा होता है। हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे। 1928 मोतीलाल नेहरू ने जो दिया था नेहरू रिपोर्ट डोमिनेंस स्टेटस के लिए, मतलब क्या, अंग्रेज का ही राज चलेगा, लेकिन उसके अंदर मतलब जैसे उनका जो पपेट था ना, पपेट नीति जो रखते थे, वैसे ही हम इंडिया के लोग तो शासन करेंगे अपना खुद का, लेकिन असली मालिक आप ही रहोगे, डोमिनेंट स्टेटस, उसके लिए बात किया गया था। लेकिन आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है स्टोरी में। नेहरू रिपोर्ट को फेल बोला गया, डोमिनेंट स्टेटस को भी फेल, मतलब इन दोनों को पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, और पूर्ण स्वराज मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए बोला गया 1929 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे जैसा फैसला हुआ। 31 दिसंबर 1929 रवि नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की। 31 दिसंबर इस दिन को लाहौर का सेशन बैठा था। रवि नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, हमारा तिरंगा को फहराया और पूरा पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड किया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो 1930 26 जनवरी होता है ना, इस चीज़ को पूर्ण स्वराज डे मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे ये लोग मानते थे, और इसी के चलते इसी दिन को ही हमारा ये बनाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी रखा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लागू हुआ था ना, क्या बोलते हैं, जो रिपब्लिक डे, हाँ, इसीलिए इसी दिन को ही हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस से भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये 26 नवंबर को बन चुका था। 1949 26 दिसंबर को हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, इसलिए इसे बोलते हैं रिपब्लिक डे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह, वो चीज़ वो जिस दिन बनी थी ना, उसी दिन से ही उसे ले लिया गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था बनने के लिए। पूर्ण स्वराज डे बोला गया 1930 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, तिरंगा को फहराया गया। समझे? चलो आगे देखते हैं कहानी में। लेकिन ये कहानी अभी चलती है बैक में। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन बना। जो 1919 का जो आया था ना, कौन सा एक एक्ट जो आया था, उसको देखने के लिए, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को समीक्षा करने के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के जरिए एक कमीशन बना, साइमन कमीशन, और इसके लीडर कौन थे, सर साइमन। तो ये इंडिया आया 1928 में, फरवरी में साइमन कमीशन इंडिया आया। लेकिन क्या हुआ था उस दिन, देखो, साइमन गो बैक बोल के नारा दिया गया, साइमन को हटाया गया। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का तो कर रहा है काम, लेकिन इंडियंस ही नहीं है इसमें साइमन कमीशन पे। तो लोग तो जैसे करके भी भड़केंगे ना। लाला लाजपत राय डेड, उस दिन जो लाठीचार्ज जो हुआ था, क्या नहीं, ये चीज़ फरवरी में नहीं हुआ था। देखो, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था, लाठीचार्ज के जरिए हुआ था। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 1930 साइमन रिपोर्ट। देखो ये क्या हुआ, मतलब साइमन ने तो कर ही नहीं पाया,
उसको भगा दिया गया। लेकिन 1930 में क्या किया, सैमन ने एक रिपोर्ट निकाला, उसे डायरार्की को हटा के प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी। नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंटर, उसने ये बताया सेंटर में कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, फेडरेशन बनाया जाए इंडिया के लिए, ऐसा बोला गया ये साइमन कमीशन में। लेकिन ये आगे जाके वो जो राउंड टेबल बैठक होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आगे जाके उसी का ही काम करता है। इट लीड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और थोड़ा पीछे जाते हैं स्टोरी में, बैक टू स्टोरी। नेहरू रिपोर्ट 1928, इसमें क्या क्या हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। 1928 में क्या हुआ, लीड टू पूर्ण स्वराज, ये बाद में पूर्ण स्वराज के लिए आया। लेकिन 1925 में क्या हुआ था पहले वो देखो। 1925 में 1925 से 27 के बीच लॉर्ड वर्के हेड ने चुनौती दी थी इंडियंस को, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली चैलेंज। तो अब कहानी आ गई, चलो हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला, हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। हाँ, ये चुनौती क्यों दी थी वो भी थोड़ा देख लो। उस टाइम इंडिया का हालत बहुत बिखरा हुआ था, मतलब राजा लोग सब अलग अलग थे, तो सबको एक साथ लाना, एक यूनियन के लिए उनको मनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल मानने के लिए मनाना, ये चीज़ आसान भी नहीं था। लेकिन इन्होंने किया, हमको इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फरवरी एंड मई 1928 को, फरवरी में दिल्ली को और मई में बॉम्बे को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें सभी को बुलाया गया। मई 1928 को क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सैप्रो, MS एनी और अली इमाम के साथ इन्होंने एक कमेटी बनाया। अगस्त 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया। इसमें क्या बोला गया, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, 19 फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जॉइंट लेजिस्लेटर की मांग की, नहीं जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्वेशन बाई कैमरल लेजिस्लेटर की मांग की। और आगे क्या हुआ, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और राज्य भाषा हिंदी की मांग की थी इन्होंने अपने नेहरू रिपोर्ट में। चलो आगे देखते हैं। जानता हूँ थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन मुझे सच में मज़ा भी आ रहा है पढ़ने के लिए भी। और थोड़ा देख लेते हैं भाई लोग, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट दी गई 1928 में अगस्त में, इसका रिजेक्शन हुआ। 1928 कलकत्ता सेशन में क्या बोला गया, आपको हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, आप अगर मानना है मान लो, नहीं मानना ना मान लो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हम भी डोमिनियन स्टेटस के लिए रेडी हैं, अगर आप नहीं मानते तो हम पूर्ण स्वराज के लिए जाएंगे आगे। ये हुआ था। लेकिन ये जो टाइमलाइन है ना, ब्रिटिश ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसे माना तक नहीं। 1929 से दिसंबर 31 तक ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे कॉन्फर्म तो डेट मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन इसी डेट को रात को ही शायद लाहौर सेशन हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स की मांग की थी, जो कि रिपोर्ट ने मना किया था, नेहरू रिपोर्ट ने मना किया था 14 मांग को मोहम्मद अली जिन्ना की। चलो आगे देखते हैं। ये तो हुआ, पूर्ण स्वराज चाहिए बोले। और फिर आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट जो आया वो तो आप जान चुके हैं, लेकिन इसमें भी तो कहानी बढ़िया लगता है ना, मतलब पूरा हर बार पूरा रिजेक्ट कर दो इनके कॉन्फ्रेंस को, और जो भी हो आगे जाके देखा जाएगा। लास्ट में एक रिजल्ट आया, नहीं भाई हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला रहे हैं और आप लोग तो नहीं मिल रहे, शामिल नहीं हो रहे, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। 1930 और 1931 में क्या हुआ, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक।
जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटिश किंग थे उस टाइम। ब्रिटिश किंग कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ। पंचम जो लिखा है वो पाँचवीं नंबर बता रहा है। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, ये पहला वाला जो था ना, इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर सेकंड, मार्च 1931 में क्या हुआ? लॉर्ड इरविन और गांधी पैक्ट आया। मतलब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को मनाया कि आप जाओ और कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो। और एक और चीज़ क्या बोली थी? आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैंसिल करो। सॉल्ट बनाने के लिए उन्हें परमिशन दिया गया। और सेकेंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आएंगे तो बोला गया, लेकिन कांग्रेस के बदले कौन गया था? गांधी जी गए थे। तो इसी के चलते सेकेंड भी गया भाड़ में। फिर आगे देखते हैं दिसंबर 1931, इसमें क्या हुआ? सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ सितंबर से दिसंबर 1931 में। गांधी जी गए कांग्रेस के बिहाफ पे। गांधी जी ने क्या डिमांड की? पूर्ण स्वराज की डिमांड की। और बाकी लोगों ने क्या डिमांड किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किया। चलो आगे देखते हैं। फिर आया नवंबर दिसंबर 1932 में तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ। जैसे बोला था ना, सभी का सभी कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, ये देखो स्माइली भी बना दिया है। चलो आगे देखते हैं। फिर 1933 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने क्या किया? एक वाइट पेपर यूज किया, मतलब इशू किया। उस वाइट पेपर के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। समझिए। हाँ, ये एक और लास्ट चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। जब रिवीजन करो आप लोगों को भी शायद पक्का मजा आएगा, मुझे सच में ऐसा लगता है। 6th नंबर, ये छठा नंबर का हमारा आ गया। बंगाल का डिवीज़न 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। क्यों? मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया। नाम क्या दिया गया था कि नहीं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमको थोड़ा अलग अलग जगह अगर मिलेगा, अलग अलग सरकार बैठेगी, वो अपना शासन करेगी। लेकिन क्या काम था? हिंदू और मुस्लिम को हटाना, मतलब डिवाइड करना। थोड़ा देख लेते हैं। जुलाई 1905 को बंगाल पार्टीशन डिक्लेरेशन हुआ। किसने किया था? वाइसरॉय कर्जन ने किया था। रीजन क्या था? लार्क डिवीजन, मतलब बहुत बड़ा एरिया है बंगाल, छोटा मोटा नहीं था। आज का ओडिशा, झारखंड, बंगाल और भी कौन कौन सा मिला के बना था, बहुत बड़ा था पूरा। 78 मिलियन पॉपुलेशन थे इसकी। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रहा था, ये बोल के उन्होंने क्या किया? मतलब ये बंगाल पार्टीशन किया। लेकिन रियल रीजन क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो आगे इसको इफेक्ट भी तो पड़ेगा ना। स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इसका बॉयकॉट हुआ। 7 अगस्त 1905 कोलकाता टाउन हॉल में स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी को अपनाकर विदेशी को बहिष्कार करो, ये चीज़ इन्होंने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर की सुझाव पर हिंदू मुस्लिम ने राखी बांधी। समझिए, ये चीज़ भी एक बार पूछता है, शायद सीजीएल प्री में एक बार आया था, PYQ में। देखो, ये बंगाल पार्टीशन तो हुआ, लेकिन इफेक्ट कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों भाग हो गए। ईस्ट बंगाल में क्या हुआ? मुस्लिम ज़्यादा थे, कैपिटल क्या बना? ढाका। उसमें 18 मिलियन मुस्लिम लोग, 12 मिलियन हिंदू लोग थे। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? हिंदू लोग ज़्यादा थे, कैपिटल बना कोलकाता। 43 मिलियन हिंदू लोग, 9 मिलियन मुस्लिम लोग। चलो अब आगे कहानी पे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो हुआ, आप भी जानते हो। फिर 1907 इसमें क्या हुआ? सूरत डिवीज़न हुआ। और कांग्रेस का भी डिवीज़न हुआ था, नरमपंथी गरमपंथी। मतलब सूरत में डिवीज़न हुआ कांग्रेस का। ये मुझे भी उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। सूरत का भी डिवीज़न हो गया था, कभी तो साला पढ़ा ही नहीं। देखने से सूरत सेशन में ये दोनों का डिवीज़न हुआ था, कांग्रेस का। नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड क्या जो
छोड़ो, आगे देखते हैं। 1906 में ढाका आगा खान और सलीमुल्लाह खान द्वारा मुस्लिम लीग बना। हाँ देखो, ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? अमर सोनार बांग्ला, ये एक गीत लिखा था जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना। ओहो, और 1906 में ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना। देखो, एक मॉक टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि 1906 के जो 1905 का जो बंगाल डिवीज़न जो था उसमें 3 ठो स्टेटमेंट दिया था और लास्ट में ये बोला था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना। लेकिन भाई यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था ना ये चीज़ हुआ था बोल के, तो इसी चीज़ के चलते तो मैं एलिमिनेट भी नहीं कर पाया ऑप्शन को। हाँ, और एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 16 अक्टूबर है ना, उसी दिन ही बंगाल का पार्टीशन हुआ था, इसलिए। समझे? ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में दिखना तो चाहता था जो, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 2023 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन और इसका कुछ आंसर हमें देखना अभी बाकी है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ऑलरेडी 41 मिनट हो चुके हैं। जो भाई लोग देख रहे हो ना, वो थोड़ा बता देना अगर कहीं पर अगर गलती कर रहा हूँ तो, और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो देख सकते हो, बड़ी बात नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, थोड़ा हेल्प भी कर देना अगर कोई अगर अच्छा लेवल का अगर एस्पिरेंट आ रहा है। मैं तो एवरेज हूँ अभी। अगर मेरे से एडवांस कोई अगर आ रहा है कि कोई दूसरा आ रहा है जो मेरा हेल्प कर सकता है तो थोड़ा हेल्प कर देना। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।